स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन 8 समास। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग यानी जो शब्द के आगे लगकर एक नया शब्द बनाए, प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगकर एक नया शब्द बनाए। पर आज हम पढ़ेंगे समास। समास वह है जो दो शब्दों को मिलाकर एक नए शब्द की रचना करते हैं। उपसर्ग तथा प्रत्यय से शब्द बनाए जाने की दो विधियां देखी हमने। शब्द रचना की तीसरी विधि है समास रचना। समास रचना में दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाया जाता है। जैसे धर्म प्लस ग्रंथ धर्म ग्रंथ, नीला प्लस कमल नीलकमल, लंबा प्लस उदर लंबोदर, 12 प्लस मासा 12 मासा, प्रति प्लस दिन प्रतिदिन। ओके। समास प्रक्रिया में जिन दो शब्दों का मेल होता है उनके अर्थ परस्पर भिन्न होते हैं और इन दोनों के योग से जो नया शब्द बनता है उसका अर्थ इन दोनों शब्दों से अर्थों से भिन्न होता है। कहने का मतलब है दो शब्द जो हम मिलाते हैं, जैसे मैंने इसमें लिखा धर्म प्लस ग्रंथ, तो धर्म अलग चीज़ हो गई, ग्रंथ अलग चीज़ हो गया। इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं होगी और इन दोनों को जोड़ के जो एक नया शब्द बनेगा उनकी इनसे कोई सिमिलैरिटी नहीं होगी। इन दोनों शब्द से ये शब्द अलग रहेगा, ये शब्द अलग रहेगा और ये शब्द भी अलग रहता है। जैसे देखो नीला कमल, नीला इज़ अ कलर, कमल इज़ अ फ्लावर, दोनों चीज़ अलग अलग है। अब इन दोनों को मिला के नील कमल एक नाम होता है, एक नया शब्द बना। लंबा मतलब हाइट, उदर मतलब पेट, ठीक है। दोनों अलग अलग वर्ड है, कोई इस पर टच नहीं है, लेकिन इन दोनों को मिलाकर लंबोदर एक नाम बना है जो गणेश जी का होता है। इसलिए बोलते हैं इन दोनों शब्द में आपस में भिन्नता रहती है और इन दोनों के मेल से जो नया शब्द बनता है वो भी एकदम भिन्न होता है, एकदम अलग होता है। अब देखो, दो शब्द जोड़कर एक नया शब्द बनते हैं। तो जो पहला शब्द होता है समास रचना में भाग लेने वाले पहले शब्द को पूर्व पद कहते हैं। पहले शब्द को हम पूर्व पद कहते हैं इन हिंदी लैंग्वेज। ओके। दूसरे शब्द को उत्तर पद कहा जाता है और ये दूसरा शब्द है उसको हम बोलेंगे उत्तर पद। पूर्व पद तथा उत्तर पद के योग से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद या समास कहते हैं। देखो, समास दो पद हम मतलब शब्द होते हैं, वर्ड्स, पद से मिलकर बनते हैं। पहले शब्द को हम बोलते हैं पूर्व पद, दूसरे शब्द को हम बोलते हैं उत्तर पद। जैसे देखो, पहला अगर हम वर्ड रखें, दूसरा वर्ड रखें, तो पहले को हम बोलते हैं पूर्व पद प्लस उत्तर पद बराबर समास। ये जो दो शब्द मिलकर एक नया शब्द बनता है उसे हम बोलते हैं समास या समस्त पद। ये समास का पर्यायवाची शब्द हो गया, समस्त पद। हम दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखो, समास विग्रह, विग्रह मतलब होता है किसी भी चीज़ को अलग अलग करना। समस्त पद यानी समास के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहलाती है। जैसे दाल रोटी, शब्द का विग्रह होगा दाल और रोटी। जैसे देखो, माता पिता, बीच में योजक चिन्ह है तो विग्रह होता है तो माता और पिता। पुरुषोत्तम, इसमें दो वर्ड छिपे हैं, उन्हें हमें अलग अलग करना है, मतलब समास विग्रह करना है। तो पुरुषों में उत्तम, आप बीती, आप पर बीती। इस तरह से एक शब्द में जो दो वर्ड छिपे हैं उन्हें अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। अब कुछ ध्यान रखने वाली बातें। समास प्रक्रिया शब्द रचना की वह विधि है जिसमें दो या दो से अधिक शब्द मिलाकर नया शब्द बनता है। ये हमारी हो गई समास की परिभाषा। समास प्रक्रिया में भाग लेने वाले दोनों शब्द के अर्थ परस्पर भिन्न होते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं होती है। समास प्रक्रिया में दो शब्दों के योग से किसी तीसरे स्वतंत्र शब्द की रचना होती है। जैसे कि ये दोनों अलग रहेंगे और ये जो तीसरा शब्द बनेगा वो भी एकदम अलग होगा। समास प्रक्रिया के द्वारा बना हुआ नया शब्द समस्त पद कहलाता है, मतलब समास कहलाता है। समस्त पद का पहला पद पूर्व पद तथा दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। जब समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किया जाता है तब इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। अब आएंगे समास के भेद। समास के यहाँ पे 4 भेद होते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास जो इसका पहला भेद है उसके 2 उपभेद होते हैं।
मैंने आपको हमेशा बताया है भेद के जो भेद होते हैं उसे हम बोलते हैं उपभेद। तो तत्पुरुष समास पहला समास है, इसके दो भेद है, कर्मधारय समास और द्विगु समास। दूसरा हुआ बहुब्रीहि समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास, निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से देखिए। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। अब देखो, गगन तो सबके लिए ही होते हैं, लेकिन चूमने वाला जो उसके वहाँ तक हाथ ले जाए वही महान होता है। अकाल से पीड़ित, अकाल एक सबके लिए होते हैं, लेकिन उससे जो पीड़ित, मतलब आप इसमें देखोगे ये जो पीछे के वर्ड हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ पे जो चिन्ह लगे हैं वो कारक चिन्ह होते हैं। मैंने आपको कारक पढ़ाया था 6 में, कर्तने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, रा रे री, अधिकरण में, पर, संबोधन है अरे। आप देखोगे जब भी हम इसका डिवाइडेशन करते हैं, मतलब समास विग्रह करते हैं, तो यहाँ पे कारक चिन्ह आते हैं। इससे हमें समझ लेना चाहिए कि ये तत्पुरुष समास है। जब भी हम समास का विग्रह करें, बीच में कोई कारक चिन्ह आए तो समझ लो ये तत्पुरुष समास है। इन सभी शब्दों में पहला शब्द यानी पूर्व पद, ये पूर्व पद हो गए। दूसरा पद की तुलना में गौण है, मतलब इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है। ये सबके लिए होते हैं, लेकिन इनसे जो अट्रैक्टिव होता है या इनसे जो अटैच्ड होता है वो महान होता है। तो ये नॉर्मल वर्ड्स हैं, लेकिन इनके साथ ये लग जाते हैं तब एक नया शब्द बनता है। इसलिए पूर्व पद गौण है, मतलब उसकी वैल्यू कम है और इसकी वैल्यू ज़्यादा है। तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। इन दोनों शब्दों के बीच में आने वाले परसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह यानी कारक चिन्ह कुल का लोप हो जाता है। सपोज़ अगर समास विग्रह दिया हुआ है और आपको समास बनाकर लिखना है, तो जब समास बना के लिखेंगे तो इनका लोप, मतलब ये गायब हो जाते हैं। समास विग्रह करते समय इन विभक्तियों का प्रयोग करना अनिवार्य होता है, लेकिन जब भी कोई वर्ड दिया रहे और हमें समास विग्रह करना है तो इन वर्ड्स का यूज़ करना कंपलसरी है। नेक्स्ट इज कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास के उपभेद, पहला कर्मधारय समास, दूसरा द्विगु समास। अब कर्मधारय समास क्या है? कर्मधारय समास तथा द्विगु समास को इसलिए तत्पुरुष समास का उपभेद माना जाता है, इन दोनों में उत्तर पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय में और द्विगु समास में दोनों में ही उत्तर पद यानी दूसरा पद महान होता है। अब देखो, कर्मधारय आपने पढ़ा है 6 में, लेकिन 7 में ये थोड़ा वास्ट हुआ है, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान देकर समझो। कर्मधारय समास जिन समासों में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। विशेषण यानी किसी चीज़ की विशेषता, उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेष्य जिस चीज़ की विशेषता बताई जाती है उस संज्ञा शब्द को हम बोलते हैं विशेष्य। अथवा दोनों पदों में उपमेय उपमान का संबंध होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। अब एक नया शब्द आया है, उपमेय उपमान। एक कर्मधारय की इतनी सी परिभाषा में आपको 4 वर्ड नए सीखने को मिले, विशेषण, विशेष्य, उपमेय, उपमान। अब मैं इनको आपको क्लैरिफाई करती हूँ, देखो नीचे आओ। विशेषण, विशेषण वे शब्द हैं जो प्रायः अन्य शब्दों यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, श्रेष्ठ, नीला, पीला। अगर मैंने कह दिया आम पीला है तो आम इज़ अ फ्रूट, आम एक फल है और ये कि संज्ञा शब्द हो गया और इसकी विशेषता क्या है, वो पीला है। अब अगर आम के लिए मैंने बोला है तो आम हो गया विशेष्य, जिस चीज़ की विशेषता बताई जाती है उसे हम बोलते हैं विशेष्य। तो आम पीला है, विशेष्य हुआ आम और विशेषण उसका हुआ पीला। अब है उपमेय और उपमान। इसमें एक वर्ड छुपा है उपमा। उपमा मतलब होता है कंपेयर, किसी चीज़ से कंपैरिजन करना। उपमेय और उपमान, जिन शब्द की उपमा किसी अन्य शब्द से की जाती है, मतलब जिन शब्दों की कंपैरिजन जिन शब्दों का कंपैरिजन हम किसी और से करते हैं, उस शब्द को उपमेय तथा जिससे उपमा की जाती है उसको उपमान कहते हैं। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाती हूँ। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो यहाँ मुख मतलब सीता का जो फेस है वह हो गया उपमेय, और हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, चंद्रमा से। तो उपमान मतलब जिससे हम कंपैरिजन करते हैं वो शब्द हो गया चंद्रमा।
तो चंद्रमा हो गया यहाँ उपमान, और उपमेय हो गया जिसकी हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसी चीज़ से। क्लियर? अब देखो यहाँ पे विशेषण प्लस विशेष्य, नील प्लस कमल नील कमल, पीत प्लस अंबर पीतांबर। जैसे कि हमने देखा है कर्मधारय समास, इसमें रूपी, के समान, के जैसे ऐसे वर्ड बीच में आते हैं जब हम उसका विग्रह करते हैं, तो इससे हमें समझ लेना चाहिए कि कर्मधारय समास है। जैसे कि मैंने लिखा मुख चंद्र या चंद्रमुख, तो चांद के समान मुख, तो के समान अगर कोई वर्ड आ रहा है बीच में, के समान, के जैसा, तो इस तरह से वर्ड होते हैं, उसे हम बोलते हैं कर्मधारय समास। नेक्स्ट इज द्विगु समास। द्विगु समास को पहचानने की मैं आपको दो विधि बताती हूँ। इसका जो प्रथम पद होता है, पूर्व पद होता है, उसमें नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं ना, इस तरह से नंबर होते हैं। और जो उत्तर पद होता है, मतलब लास्ट वाला जो पद होता है, उसमें समूह, समाहार, इस तरह से वर्ड लिखे होंगे। समूह और समाहार लिखना ज़रूरी है, इसके बिना यह कंप्लीट नहीं होता है। आगे भले ही इसमें नंबर्स नहीं हो चलेगा, लेकिन पीछे समूह या समाहार होना कंपलसरी है। देखो यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि विग्रह करते समय द्विगु समास के उत्तर पद यानी लास्ट वाले पद में के साथ समूह या समाहार का प्रयोग करना अनिवार्य है। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट नंबर नहीं हो चलेगा, लेकिन लास्ट में समूह या समाहार लिखना कंपलसरी है। यदि समूह या समाहार सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया तो उत्तर पद की संख्यावाची होने के बाद भी वह कर्मधारय समास का भेद माना जाएगा। जैसे 3 फलों का समूह, 3 फल है जो, अगर मैंने समूह नहीं लगाया और लिख दिया 3 फल है जो, है जिसका, ऐसे कुछ वर्ड लगा दिए तो ये हो जाएगा कर्मधारय। लेकिन मैंने अगर लगा दिया 3 फलों का समूह तो वो हो जाएगा द्विगु समास। यही अंतर होता है कर्मधारय और द्विगु में। द्विगु में ग्रुप, समूह मतलब होता है ग्रुप, समूह और समाहार का मतलब होता है ग्रुप, ओके। और है जो, है जिसका, है समान, के रूपी, ये कंपैरिजन वाले वर्ड हो गए हैं। ये दोनों अंतर होते हैं द्विगु समास और कर्मधारय समास में। नेक्स्ट इज सेकेंड बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास वो होता है जिसका प्रथम पद भी कुछ नहीं हो, दूसरा पद भी कुछ नहीं हो, गौण होता है, इनकी इतनी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जो इनका लास्ट पद निकलता है वो वैल्यूएबल होता है। जैसे लंबा प्लस उदर, लंबोदर। हम लंबोदर किसके लिए यूज़ करते हैं? गणेश जी के लिए। 10 प्लस आनन, मतलब आनन मतलब कान होते हैं, तो दशानन, ठीक है ना, मतलब रावण। 4 चतुर्भुज, 4 भुजा किसकी होती है? तो विष्णु की। इसमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि प्रथम पद और उत्तर पद गौण होता है, लेकिन समस्त पद मतलब जो समास थर्ड वर्ड बनता है ये इम्पॉर्टेंट होता है, और ये एक व्यक्ति विशेष के लिए ही किया जाता है। जैसे हम गणेश, गणेश का मतलब हमारे लिए लॉर्ड गणेशा ही होता है। इस तरह से व्यक्ति विशेष के लिए अगर कोई चीज़ यूज़ की जाती है तो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसमें भी एक ट्रिक है। इसमें देखो, लंबा है जिसका उदर, या तो इसमें जिसका ऐसे लिखा होगा, या फिर ब्रैकेट करके उसका नाम लिखा होगा, या फिर लिखा होगा लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश, अर्थात ब्रैकेट जिसका, ऐसे कुछ रहेंगे तभी ये बहुब्रीहि समास होगा, अदरवाइज़ ये बहुब्रीहि समास नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो थर्ड पद है वो मेन होता है, वो होना कंपलसरी है। चलो अभी मैं आपको समझाती हूँ द्विगु समास तथा बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है। एक वर्ड हमने लिया चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। मैंने इसमें फर्स्ट लेटर 4 है, ये नहीं भी हो तो चले, लेकिन समूह वर्ड लगा दिया है तो इसका मतलब ये द्विगु समास होगा। लेकिन अगर मैंने लिख दिया 4 भुजाएं हैं जिसकी, और ये विष्णु नहीं लिखा, है जिसकी तक है तब तक तो कर्मधारय है, लेकिन मैंने अगर ब्रैकेट करके या अर्थात करके विष्णु करके एक मेन आदमी को ये सिंबल किया है तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। वैसे ही पंचवटी, 5 वटों का समूह, वटों यानी वृक्ष, तो 5 वटों का समूह, समूह यानी ग्रुप, तो ये हो जाएगा द्विगु समास। लेकिन अगर मैंने लिखा 5 वटों के वृक्ष है जहाँ तक हुआ तब तो ये कर्मधारय हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने एक ब्रैकेट करके यह लिख दिया वह स्थान विशेष,
है ना। तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ये अंतर होता है द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में। द्विगु समास में उत्तर पद में समूह या समाहार होना कंपलसरी है और बहुब्रीहि समास में अर्थार्थ जिसका या ब्रैकेट होना कंपलसरी है। नेक्स्ट इज द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में आप एक चीज़ देखोगे, बीच में सबके योजक चिन्ह रहेगा जिसे हम डैश कहते हैं, ठीक है। ये दोनों ही पद सिमिलर होते हैं, उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की वैल्यू बराबर होती है। लेकिन जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो यह चिन्ह हट जाता है और इसकी जगह और, अथवा, या और तथा आ जाते हैं। द्वंद्व समास की परिभाषा पढ़ेंगे। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, मतलब ये और ये। साथ ही इन समासों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधकों और, या, तथा, अथवा आदि का लोप कर दिया जाता है। अगर हम इसे ऐसे लिखते हैं तो ये चिन्ह हट जाते हैं और ये योजक चिन्ह आ जाता है। भाई बहन, भाई और बहन, रुपया पैसा, रुपया और पैसा, सुख दुख, अथवा, यहाँ अथवा क्यों लगा और क्यों नहीं लगा। आपके सामने भाई और बहन एक साथ आ सकते हैं, रुपया और पैसा एक साथ आ सकता है, लेकिन सुख और दुख हमेशा एक साथ कभी नहीं आ सकते। इसलिए लिखा है सुख अथवा दुख, यानी सुख या दुख, ठीक है। ऐसे देखो, गंगा यमुना एक साथ आ सकती है, माता पिता एक साथ आ सकते हैं, दाल चावल एक साथ आ सकते हैं, रात और दिन वो भी एक साथ आते हैं शाम के समय। पाप और पुण्य ये एक साथ नहीं आ सकते, या तो पाप होगा या पुण्य होगा, इसलिए यहाँ पे या लगाया है। नेक्स्ट, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास वो होते हैं जिनका प्रथम पद, मतलब ये जब हम डिवाइडेशन करते हैं तो इसका प्रथम पद होता है वो होता है अविकारी शब्द। मैंने आपको पढ़ाया, अविकारी शब्द वे होते हैं जो कभी नहीं बदलते हैं। एक वचन, बहुवचन, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वो कभी नहीं बदलते हैं। देखो, जिस समास का पहला पद अव्यय या अविकारी दोनों एक ही शब्द हैं होता है, उस समास को अविकारी अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, ये प्रति वाला प्रति शब्द कभी चेंज नहीं होता, तो दिन दिन। इस तरह से जब इसके पूर्व पद वे शब्द आए जो अविकारी हो तो इसे हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन है, समास किसे कहते हैं, ये मैंने आपको नोटबुक में दिया है, आपको वर्क करना है। समास विग्रह से क्या तात्पर्य है, ये भी मैंने आपको दिया है। ये कुछ बुक बैक एक्सरसाइजेज वगैरह हैं, ये भी मैंने आपको पिक सेंड की है, आपको करना है, मिलान करो। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करते हुए समास का नाम लिखें। मतलब ये समास दे रखे हैं जिसे हम समस्त पद भी कहते हैं, इनका विग्रह करना है, मतलब समास विग्रह करना है, इन वर्ड्स को अलग अलग करना है। फिर लिखना है कि ये कौन से समास हैं। पहला है पाप पुण्य, तो पाप पुण्य एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए मैंने लिखा पाप या पुण्य, और जिसके बीच में ये योजक चिन्ह आता है वो होता है द्वंद्व समास। महादेव, महान है जो देव, मतलब कर्मधारय समास। तिराहा, तीन राहों का समूह, तो समूह मैंने लिख दिया तो द्विगु समास। आजन्म, जन्म से लेकर, जन्म वर्ड अविकारी शब्द है, ये कभी चेंज नहीं होता है, तो ये हो गया अव्ययी भाव समास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, पर एक अधिकरण में पर कारक चिन्ह हो गया, तो ये हो गया तत्पुरुष समास। चंद्रमुख, चंद्र के समान, चंद्र के जैसा मुख, तो मैंने मुख की कंपैरिजन किससे की, चंद्र के समान, ठीक है ना, तो के जैसा लगा तो कर्मधारय समास। सुलोचना, लोचन मतलब नैन, आँख, सुंदर नैनों वाली, तो अव्ययी भाव समास, क्योंकि सुंदर वर्ड कभी भी चेंज नहीं होता है, न स्त्रीलिंग पुल्लिंग में, न एक वचन में और बहुवचन में भी नहीं। गंगा यमुना, गंगा और यमुना बीच में योजक चिन्ह है तो द्वंद्व समास। क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित विग्रह के समस्त पद बनाइए और तथा समास का नाम भी लिखिए। मतलब ये डिवाइड करके दिया हुआ है, उसे हमें एक शब्द बनाना है और इसका समास का नाम लिखना है। जैसे काठ की पुतली, की एक कारक चिन्ह है, तो कठपुतली तत्पुरुष समास। मन से गढ़ी हुई, से कारक चिन्ह है, तो मन से मनगढ़ंत और तत्पुरुष समास। महान देवता मतलब महादेव, महादेव हम शिव के लिए यूज़ करते हैं, एक सिंगल पीपल के लिए, पर्सन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये हो गया बहुब्रीहि समास। युद्ध का क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र का चिन्ह है, कारक चिन्ह है, तो तत्पुरुष समास।
बिना खटके के, बेखटक, बिना, ये शब्द कभी चेंज नहीं होता है, तो अव्ययी भाव समास। 3 वेणियों का समूह, समूह वर्ड लग गया तो द्विगु समास, त्रिवेणी। माता तथा पिता, माता और पिता, माता तथा पिता, तो ये हो गया माता पिता, द्वंद्व समास। 4 भुजाएं हैं जिसकी, है जिसकी वर्ड लगा तो कर्मधारय समास। आप पर बीती, आप बीती, तो आप वर्ड है वो कभी चेंज नहीं होता है, इसलिए हुआ अव्यय भाव समास। नेक्स्ट इज चतुर्भुज, द्विगु समास होता है। दशानन, एक रावण को हम बोलते हैं, एक सिंगल आदमी के लिए यूज़ करते हैं हम ये वर्ड, तो बहुब्रीहि समास हुआ। पंचानन, 5 आनन है जिसके, मतलब 5 जिसके कान हैं, तो द्विगु समास, सॉरी आनन मतलब कान नहीं होता। त्रिलोचन, 3 आँखें, 3 आँखें हैं जिसकी, यानी द्विगु समास। 3 ये दोनों हो सकते हैं, त्रिलोचन मतलब 3 आँखों का समूह, या त्रिलोचन मतलब शिव, तो ये हो जाता है बहुब्रीहि। स्टूडेंट्स, अब हमारा ये ऐसे समास के साथ ही हमारा ऐसे 1 का पूरा पोर्शन यहाँ पे ग्रामर का फिनिश होता है। ग्रामर में मैंने आपको लर्न करने के लिए बहुत सारी चीज़ें दी थी। सबसे पहला है पर्यायवाची शब्द, ये मैंने आपको 1 से 20 तक लर्न कराया है। नेक्स्ट इज़ विलोम शब्द, ये मैंने आपको 1 से 20 तक लर्न कराए हैं। उसके बाद है श्रुति भिन्नार्थक शब्द, ये मैंने आपको 1 से 10 तक दिए हैं। देन अनेकार्थी शब्द है, वो मैंने आपको 1 से 15 तक दिए हैं। उसके बाद है वाक्यांशों का एक शब्द, ये आपको है 1 to 10। तो ये सभी आपको लर्न करना है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में पोर्शन आएंगे और ये 1 मार्क ईच ये क्वेश्चंस रहते हैं, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ हम अपना ऐसे 1 का पोर्शन पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। मैं आपको एक PDF फाइल भेज रही हूँ जिसमें आपकी सारी बुक बैक एक्सरसाइजेज़ वगैरह हैं। तो ये सारी बुक बैक एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में फिल करनी है, क्योंकि हमें बुक्स पे भी मार्क्स देने के पड़ते हैं। अगर आपकी बुक्स कंप्लीट नहीं होगी तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, और ये आपके लर्निंग पोर्शन है जो आपको कंपलसरी करने ही हैं।